डियर स्टूडेंट्स, तो फोटोकेमिस्ट्री में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्वांटम ई और क्वांटम एफिशिएंसी। तो बेटा ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर कई बार जो है ना क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो हम मतलब ये क्या होता है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी के दौरान इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो how many molecules of reactants are taking part in a reaction for the absorption of each quantum of light। मतलब ये कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट। क्वांटम ऑफ लाइट से मतलब जैसे फोटोन, हम लाइट जो है बताया था ना पिछली बार कि फोटोन जो जिसको हम एच न्यू से शो करते हैं, तो लाइट से छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी होती है। तो एक फोटोन की एनर्जी न्यू के बराबर होती है। तो आप इसको फोटोन भी बोल सकते हैं या आप इसको क्वांटम बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम एक क्वांटम की बात कर रहे हैं तो हम क्वांटम वर्ड यूज कर लेते हैं, और अगर एक से ज्यादा क्वांटम की बात करते हैं तो क्वांटा वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। तो द रिलेशन between the number of molecules entering into a photochemical reaction and number of quanta absorbed is generally expressed in terms of quantum yield और quantum efficiency, जिसको हम phi से डिनोट करते हैं। तो ये दो चीजों का रिलेशन है। किस किस चीज का रिलेशन है कि कितने मॉलिक्यूल्स फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय होता है कि कितने उसने कितने मतलब कितना क्वांटम जो है एब्जॉर्ब किया गया है। ठीक। तो उसको हम क्वांटम यील्ड के एक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन पर क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितने क्वांटम उसने एब्जॉर्ब किए हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिकली हम इसके लिए फॉर्मूला लिखा सकते हैं, फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब इन द सेम टाइम, और उसी टाइम पे उसने कितने क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब किए हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, कितने मतलब प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं, और फिर वही कि नंबर ऑफ क्वांटा कितने एब्सॉर्ब हुए हैं। तो एनर्जी ऑफ अ क्वांटम यानी फोटोन की जो एनर्जी, फोटोन कह लीजिए या क्वांटम कह लीजिए, उसकी एनर्जी हो गई E इज इक्वल टू एच न्यू। एंड फॉर एवोगेड्रोज नंबर, ठीक है, एवोगेड्रोज नंबर क्या था, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यानी ये होता है पूरा 1 मोल, जिसको हम एवोगेड्रो नंबर बोल देते हैं। तो अगर हम देखो, अगर एक क्वांटम की एनर्जी, ठीक है, वो है अगर एच न्यू, तो 1 मोल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 मोल में इतने क्वांटम आ जाएंगे। तो इतने क्वांटम की एनर्जी क्या हो जाएगी कि हम ये इसको हम एवोगेड्रो नंबर कहते हैं एन ए। तो इसी एन ए से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एच न्यू। ठीक है ना। सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन है कि 1 क्वांटम की एनर्जी अगर इतनी है तो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 क्वांटम की कितनी एनर्जी होगी, तो वो हम एच न्यू को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरे नंबर को हमने यहाँ डिनोट कर रखा है एन ए से, तो एन ए मतलब एवोगेड्रो नंबर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू एन ए इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आपने क्या करा, उसको एन ए, यहाँ पर इसमें फाई में क्या कर रखा है, देखो एन ए से ही ऊपर जो है मल्टीप्लाई किया है और नीचे एन ए से ही उसको डिवाइड कर दे। इसी वाले फॉर्मूला को, जो हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा है, चाहे आप ऊपर वाला ले लीजिए चाहे नीचे वाला, दोनों को अगर हम एन ए और एन ए से, ऊपर भी अगर एन ए से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी एन ए से मल्टीप्लाई कर दे, तो निकल के तो यही से यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, लिखने का तरीका है। लेकिन इस लिखने से क्या होगा कि एन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है। तो चाहे नंबर ऑफ मोल्स हम प्रोडक्ट ले लें, चाहे नंबर ऑफ मोल्स हम रिएक्टेंट ले लें। और इसी तरह जब नीचे हमने देखा, इसमें भी एन ए को मल्टीप्लाई किया गया है नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब। तो नंबर ऑफ क्वांटा, फिर वही है, एक क्वांटा के लिए एच न्यू लिखते हैं, तो एन ए से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ आइंस्टीन। ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर हम एवोगेड्रो नंबर से एच न्यू को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 मोल ऑफ क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी, वो एन ए एच न्यू होगी, और 1 मोल क्वांटा की एनर्जी को या फोटोन की एनर्जी को हम आइंस्टीन बोल देते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो ये वाला
हमने यहाँ लिखा है Na से मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ क्वांटा को, तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ आइंस्टीन के, और ऊपर वाली इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किया गया एवोगैड्रो नंबर से, तो वो नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी हमारा यहाँ पर बन सकता है। तो जहां पर Na जो है हमारा एवोगैड्रो नंबर हो गया, ठीक। तो ये क्वांटम यील्ड है। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बस आपने सिर्फ इतना देखना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय कितने क्वांटम उसने एब्सॉर्ब किए हैं, ठीक है। तो द ओवरऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन में कंसिस्ट ऑफ, तो जो हमारी ओवरऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो दो प्रोसेस से मिलकर बनी होती है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा? प्राइमरी प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच ईच मॉलिक्यूल capable of entering into chemical reaction absorbs one photon of radiation। ये वो प्रोसेस है जिसमें हर मॉलिक्यूल, जो कौन सा मॉलिक्यूल, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हो। ये केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला हर मॉलिक्यूल एक फोटोन ऑफ रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है। यानी अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो एक एच न्यू को एब्सॉर्ब करेगा। अगर 10 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो 10 एच न्यू को एब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। यानी हर एक मॉलिक्यूल एक क्वांटम को या एक फोटोन को एब्सॉर्ब करता है। तो द एब्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल में गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सिडेंटली मॉलिक्यूल। तो ये जो एब्सॉर्ब मॉलिक्यूल है, इस जब ये एब्सॉर्ब कर लेगा उस क्वांटम को, तो ये क्या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ये तो हम अभी तक पढ़ते ही आए हैं भाई, नीचे यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है, ये ऊपर हमारी एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ मॉलिक्यूल है। जैसे इस पर लाइट डाली तो उसने फोटोन को एब्सॉर्ब किया, उसकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये ऊपर चला गया, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट। और जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शन में कोई एक्साइटेड स्टेट दिखाते हैं तो हम कैसे दिखा देते हैं? जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ना एक स्टार बना देते हैं, तो इसका मतलब है ये एक्साइटेड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट में था, इसने एच न्यू एब्सॉर्ब की और अब ये एक्साइटेड हो गया। अब हम इस ए बी स्टार को हम बोलेंगे एक्साइटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात, तो ये तो था प्राइमरी प्रोसेस। तो प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा? मॉलिक्यूल सिर्फ फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा और एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी प्रोसेस क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी प्रोसेस में अंडरगो रिएक्शन। और सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है? वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल फोटोकेमिकल रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। तो ये तो थे दो प्रोसेस। According to the Einstein's law of photochemical equivalence, each molecule taking part in a photochemical reaction absorbs only one quantum of radiation, causing the reaction to occur। तो ये आइंस्टीन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वलेंस था, उसके अकॉर्डिंग कि अगर अभी मैंने जैसे बताया कि अगर हमारा एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही फोटोन या एक ही क्वांटम को एब्सॉर्ब करेगा। अगर यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर वो 100 ही फोटोन को एब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये था आइंस्टीन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वलेंस। तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली नजर में, दिस लॉ अपीयर्स टू बी समवट इम्प्रैक्टिकल। ये लॉ जो है थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। क्यों लग रहा है? बिकॉज इफ द लॉ इज ट्रू, अगर ये लॉ सही होता, ट्रू है, तो द क्वांटम यील्ड ऑफ ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस शुड बी इक्वल टू 1। हमने क्या कहा? क्वांटम यील्ड की अभी अभी हमने डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी? कि मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ क्वांटा उसने एब्सॉर्ब किए, ठीक है। तो अब अगर ये मैं यहाँ पर हम ये कहें कि आइंस्टीन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वलेंस ये कह रहा है कि हर मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा। तो अगर अभी मैंने बोला अगर मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है तो फिर वो 100 ही क्वांटा को एब्सॉर्ब करेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 100, आंसर क्या आ जाएगा? 1। अगर 1000 हो जाते तो 1000, और तो 1000 ही क्वांटम एब्सॉर्ब करते क्योंकि हर एक को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो भी क्वांटम यील्ड 1 होती। अगर मान लीजिए 10,000 होते तो 10,000 क्वांटम एब्सॉर्ब करते, तभी भी यील्ड हमारी 1 आती। तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस है सबकी क्वांटम यील्ड 1 आनी चाहिए थी, अगर ये लॉ ट्रू है तो। लेकिन ये लॉ ट्रू नहीं है, सब जगह ये नहीं सही बैठता, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट सो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ओनली फॉर अ वेरी फ्यू फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्वांटम यील्ड इज फाउंड टू बी इक्वल टू 1। कुछ ही रिएक्शंस ऐसी हैं जिनकी क्वांटम यील्ड 1 आती है। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्वांटम यील्ड इज आइदर ग्रेटर देन 1 और इज लेस देन 1। तो बहुत सारी
रिएक्शंस के लिए, या तो वो 1 से ज्यादा आती है या फिर 1 से कम आती है। Therefore, it was thought that this law is applicable only to a primary process. तो फिर ये सोचा गया कि जो ये लॉ बताया गया है ये सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। प्राइमरी प्रोसेस में क्या था, मॉलिक्यूल को, फोटोन को एब्जॉर्ब करना है। तो हाँ, वहां हम ये कह सकते हैं कि एक कितने 10 मॉलिक्यूल है तो वो 10 फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे, 100 मॉलिक्यूल है तो 100 फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे। This law has nothing to do with the fate of excited molecule which can undergo a secondary process. तो सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस पर तो ये लॉ को हम लगा सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी मॉलिक्यूल मतलब सेकेंडरी प्रोसेस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल, मैंने आपको क्या बताया था, फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल में डिस्कस कर चुकी, जेबलॉन्स की डायग्राम बताया था कि मॉलिक्यूल एक्साइट तो हो जाएगा, लेकिन एक्साइट होने के बाद बहुत सारे प्रोसेसेस वहां होते हैं, फिजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको फॉस्फोरेसेंस बताया था, फ्लोरेसेंस बताया था, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग थी, आईसी थी। तो वहां फेट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट फॉर्म करे ही करे, वो वापस से ग्राउंड स्टेट में भी आ सकता है। तो इसलिए ये सेकेंडरी प्रोसेस पर ये वाला लॉ जो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस था, आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, वो हम सेकेंडरी प्रोसेस पर लागू नहीं कर सकते। सो फॉर एज प्राइमरी प्रोसेस इज कंसर्न, द लॉ इज परफेक्टली वैलिड। तो प्राइमरी प्रोसेस की जहां तक बात है उस पर जो है ये लॉ परफेक्टली वैलिड है, बिकॉज a molecule absorbs only one quantum of radiation to get excited, क्योंकि एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही क्वांटम को रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्साइट हो जाएगा। इट इज द सेकेंडरी प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हाई और लो क्वांटम यील्ड। तो ये जो सेकेंडरी प्रोसेस है इसकी वजह से क्वांटम यील्ड हाई या लो होती है, 1 से ज्यादा या 1 से कम होती है। So we will now discuss the reasons for different quantum yield for different reactions on the basis of secondary process. तो इसी secondary process के बेस पर हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए क्वांटम यील्ड हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड, एक से ज्यादा क्वांटम यील्ड मिलने के क्या रीजंस हैं। तो हाई क्वांटम यील्ड ऑफ अ रिएक्शन मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन क्या है, when the excited state of the molecule is quite stable, अगर हमारी मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट बहुत स्टेबल होगी यानी उसका लाइफ टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो एक्साइटेड मॉलिक्यूल में कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट। तो वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जो कि ग्राउंड स्टेट में है उससे वो टक्कर कर सकता है, टकरा सकता है। एंड बोथ में गेट डिकम्पोज्ड रिजल्टिंग इन अ हायर क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन। और दोनों के दोनों, फिर वो दो मॉलिक्यूल, एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल होगा एक ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल होगा, दोनों के दोनों में कोलिजन होगा और उसके बाद उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और डिकम्पोजिशन से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो सेकेंडरी प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर NaCl ले रखा है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसने एक फोटोन को एब्सॉर्ब किया और ये यहाँ पर एक्साइटेड हो गया। तो ये तो हो गया प्राइमरी प्रोसेस। अब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसने कैसे प्रोडक्ट को फॉर्म किया, इसने एक्साइटेड मॉलिक्यूल ने क्या करा, एक दूसरे NaCl के मॉलिक्यूल जो कि ग्राउंड स्टेट में है उसके साथ इसने रिएक्शन करी, कोलिजन हुआ और हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन के आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिल गया हमें। अब यहाँ पर अगर कोई बात करे क्वांटम यील्ड कितनी होगी, तो क्वांटम यील्ड हमें क्या बता रही है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो एक तो NaCl ये था, यही तो फिर एक्साइट होके यहाँ गया था, और इसी एक्साइटेड मॉलिक्यूल ने एक दूसरे मॉलिक्यूल से, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर दो मॉलिक्यूल थे, डिवाइडेड बाय कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही H एब्जॉर्ब हुआ है, तो यानी एक ही फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है या एक ही क्वांटम एब्जॉर्ब हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब इसकी यील्ड जो है 2 है, 1 से ज्यादा मिलेगी। तो इन द above reaction, one molecule of NaCl absorbs one photon in accordance to Einstein's law and get excited. तो NaCl के एक मॉलिक्यूल ने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया, जैसा कि हमारा आइंस्टीन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलता था, और वो एक्साइट हो गया। तो जो हमने ये प्राइमरी प्रोसेस में दिखाई रखा है। फिर क्या है, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल। और तो ये जो स्टेट है ये काफी स्टेबल है इसकी। तो दिस एक्साइटेड मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। तो यहाँ पर ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल ने दूसरे NaCl मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किया एंड बोथ गेट डिकम्पोज, और दोनों के दोनों डिकम्पोज हो गए। दस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन फोटोन, तो एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl आर कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन। एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से NaCl के दो मॉलिक्यूल ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो ऑब्वियसली द क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन शुड बी 2। तो इसलिए इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड
टू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया हाई क्वांटम यील्ड का, कि वो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल था उसने ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल के साथ टक्कर करके डिकम्पोजिशन शो किया और प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक, और क्या रीजन हो सकता है? When the excited state of the molecule is above the maximum stability level, अगर हमारे मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट उस मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेवल से भी वो ऊपर पहुंच गई है, और या फिर क्या हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट इज इटसेल्फ अनस्टेबल, और वो एक्साइटेड स्टेट या तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेवल से ऊपर पहुंच गई, या फिर वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल, और इतनी अनस्टेबल है कि वो फाइनली वो डिसोसिएट हो जाती है अपने फ्रेगमेंट्स में। तो अगर वो अनस्टेबल है तब क्या होगा, देन द एक्साइटेड मॉलिक्यूल इटसेल्फ डिसोसिएट्स इनटू फ्रेगमेंट्स, मोस्टली फ्री रेडिकल्स, विच सेट अप अ चेन रिएक्शन। तो एक्साइटेड स्टेट अगर अनस्टेबल हुई तो वो बहुत जल्दी से डिसोसिएट हो जाती है अपने फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट्स मतलब जनरली वो फ्री रेडिकल्स में टूट जाते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, फिर चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑन अकाउंट ऑफ दिस चेन रिएक्शन, और इस चेन रिएक्शन की वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन विदाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा फोटॉन्स। और सिर्फ इस चेन रिएक्शन की वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा फोटोन को एब्जॉर्ब किए। दिस लीड्स टू अ वेरी हाई क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन, और इसकी वजह से रिएक्शन की बहुत ज्यादा क्वांटम यील्ड आती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इन फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन का फोटोकेमिकल जब हम कॉम्बिनेशन कराएंगे तो क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब्स अ फोटोन, इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्सॉर्ब करता है एंड गेट्स एक्साइटेड, और फिर वो एक्साइटेड हो जाता है टू अ लेवल विच इज अबव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेवल। तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेवल से भी ऊपर पहुंच जाता है, और इस लेवल में क्या होगा, इन दिस लेवल मॉलिक्यूल गेट्स डिसोसिएटेड इनटू फ्री रेडिकल्स। तो या तो वो अनस्टेबल हो या फिर वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेवल से बहुत ऊपर हो, तब वो जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे कि देखो यहीं ये Cl2 मॉलिक्यूल है, इसने एक फोटोन को एब्सॉर्ब किया, यहाँ पर ये एक्साइट हो गया, और ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल अब क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल्स में टूट गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्राइमरी प्रोसेस हुआ। ठीक, अब फिर क्या होगा, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्म हो गए, यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो रखे हैं, Cl पे डॉट दिखाया हुआ है ना। तो देखो ये Cl और ये Cl, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर Cl का इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले Cl का। फ्री रेडिकल कब बनते हैं, जब होमोलिटिक फिशन होता है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। तो दोनों क्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऐसी स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल बोल देते हैं। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल thus generated sets up a chain reaction and thousands of molecule of H2 and Cl2 combine together without any further absorption of photons। तो अब क्या होगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, इस H2 पर अटैक करेगा। जब इस H2 पर अटैक करेगा, देखो ये Cl है फ्री रेडिकल, और HCl को अगर मैं दिखाऊं तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। ठीक, यहाँ पर भी जो हुआ है कि वो होमोलिटिक फिशन हुआ है, तो ये Cl डॉट और ये वाला H डॉट ये तो आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बना लेंगे, तो HCl बन जाएगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, अच्छा मैंने HCl लिख दिया इसको, ओहो, ये Cl डॉट था और इसने रिएक्शन करी हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और यहां पर इसका होमोलिटिक फिशन हुआ, तो ये H डॉट और ये Cl डॉट ये तो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, और ये H डॉट यानी ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ पर बच जाएगा। और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्या करेगा, फिर Cl2, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे H2 और Cl2 के जो रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, और अब क्या रिएक्शन होगी, ये H डॉट है और हमारे पास Cl और ये Cl है, इनका भी होमोलिटिक फिशन होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो फिर से क्या होगा, ये H और ये Cl आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये Cl डॉट, जैसे ही यहाँ पर Cl डॉट आएगा फिर से ये वाली रिएक्शन दोबारा से होने शुरू हो जाएगी। तो ऐसे क्या करते करते देखो यहाँ पर ये Cl डॉट बना ना, ये Cl डॉट फिर से इस वाली रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा, फिर यहाँ पर H डॉट बनेगा तो फिर से ये रिएक्शन, तो ये दोनों रिएक्शन तो होती ही रहती हैं। इसको हम प्रोपोगेशन स्टेप बोल देते हैं, जब फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन जो शुरू होती है ना, पहला स्टेप इनिशिएशन स्टेप होता है, फिर प्रोपोगेशन, फिर हम उसको टर्मिनेट करा देते हैं। तो ये रिएक्शन चलती रहती है जब तक कि हम उसको टर्मिनेट नहीं कराते, मतलब बंद नहीं कराते उस रिएक्शन को। तो इससे क्या होगा, अब तुम इस पूरी रिएक्शन में देखो, सिर्फ एक फोटोन एब्सॉर्ब हुआ है,
तो ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1 हम कर सकते हैं। और कितने मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ पर एक Cl2 का मॉलिक्यूल यूज किया, यहाँ एक H2 का मॉलिक्यूल यूज हुआ, फिर Cl2 का, फिर ऐसी रिएक्शन चलती रहेगी, तो जाने कितने सारे, मतलब हजारों की तादाद में हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पर आते रहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1000 भी लिख दूं, तो इसका मतलब क्वांटम यील्ड हमारी 10 टू द पावर 3, तो इसकी क्वांटम यील्ड कितनी होती है, तो क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर करीब 10,000 मॉलिक्यूल्स जो है वो सिर्फ एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से हमारा HCl जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो हमें रिएक्शन क्या करानी थी, H2 और Cl2 को कॉम्बिनेशन से हमें HCl बनाना था। तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रोसेस में इतनी सारी चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हमें क्वांटम यील्ड 1 से ज्यादा मिली, और इतनी ज्यादा मिलती है 10 टू द पावर 4 मिल जाती है। तो ये रीजंस थे हाई क्वांटम यील्ड के। अब हम देख लेते हैं रीजंस क्या है लो क्वांटम यील्ड के लिए। यहाँ पर पहला रीजन क्या आ रहा है, देयर मे बी अ टाइम इंटरवल बिटवीन द प्राइमरी प्रोसेस एंड द सेकेंडरी प्रोसेस, दैट इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्साइटेड मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन द सेकेंडरी प्रोसेस इमीडिएटली आफ्टर द एक्साइटेशन। देखो ये कह रहा है कि प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस के बीच में टाइम इंटरवल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसे ही मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये एक्साइट हो गया, तो जरूरी नहीं है एक्साइट होते साथ ही ये सेकेंडरी प्रोसेस शो कर दे। ठीक है, ये हो सकता है कि वहां पर मतलब एक जो है ना गैप हो जाए, मतलब सेकेंडरी प्रोसेस एकदम से ना स्टार्ट हो, और अगर वो एकदम से ना स्टार्ट हुआ तो इसके बीच में टाइम गैप हो जाएगा। ठीक है, उस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल के दौरान क्या हो सकता है कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल में डिसिपेट इट्स एब्सॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन सम अदर फॉर्म। तो उस टाइम गैप में या तो ये एकदम से ही सेकेंडरी प्रोसेस में घुस जाता, ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट को फॉर्म कर देता, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाता, लेकिन हो सकता है ये मतलब नहीं टकरा पाया, सपोज कि नहीं टकरा पाया, तो क्या होगा, इसको टाइम मिल गया, सेकेंडरी प्रोसेस तो नहीं हो रहा है शुरू, तो ये क्या कर सकता है, ये अपने जो इसने एनर्जी, भाई एक्साइटेड मॉलिक्यूल की एनर्जी तो ज्यादा है, ये अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है, निकाल सकता है अपने अंदर से, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में निकाल देगा, किसी और फॉर्म में निकाल सकता है। तो जब वो हीट की फॉर्म में एनर्जी निकल जाएगी, तो ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट में तो फिर से कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इफ दिस हैपन्स, अगर ऐसा होता है, द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, एंड डज नॉट टेक पार्ट इन एनी फोटोकेमिकल रिएक्शन, और किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो दिस रिजल्ट्स इन अ लो क्वांटम यील्ड। ठीक, तो क्वांटम तो इसने एब्सॉर्ब कर लिया, हमने नंबर 1 लिख दिया, लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि ऊपर हमें कितने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसने एब्सॉर्ब तो किया क्वांटम, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, अगर ये एक मॉलिक्यूल था, तो इसने एक फोटोन को एब्सॉर्ब कर लिया, तो हमने 1 लिख दिया, लेकिन क्योंकि इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, या ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया, मान लो 10 मॉलिक्यूल ने 10 फोटोन को एब्सॉर्ब किया, लेकिन वो 10 के 10 मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, हो सकता है उसमें से 5 ही कर पाए हो। तो अगर वो 5 ही कर पाएंगे और नीचे उन्होंने 10 मॉलिक्यूल वो लिए थे, मतलब 10 क्वांटम एब्सॉर्ब किए थे, तो यहाँ पर जो क्वांटम यील्ड आएगी वो सिर्फ 0.5 आएगी। ठीक है, तो 1 से कम हो जाएगी, तो इसलिए ये लो क्वांटम यील्ड मानी जाती है। तो इसमें हुआ किस वजह से, क्योंकि टाइम इंटरवल था प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस के बीच में, मॉलिक्यूल एक्साइट तो हुआ, लेकिन उसने रिएक्शन नहीं दी। ठीक है, सेकेंडरी प्रोसेस में नहीं गया, बल्कि उसने अपनी रिएक्शन, उसने अपनी जो एनर्जी थी उसको लूज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ हीट या कोई और भी फॉर्म में। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, इफ अ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इज इनिशियली एट सच अ लो एनर्जी लेवल दैट इन स्पाइट ऑफ फोटो एक्साइटेशन इट डज नॉट एक्वायर एन ऑप्टिमम एनर्जी लेवल टू टेक पार्ट इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन, द क्वांटम यील्ड इज लेस देन यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 से कम आएगी यहाँ पर भी। तो देखो, अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होने जा रही है, उसमें जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करने जा रहा है, अगर वो इनिशियली बहुत लो एनर्जी लेवल में है, देखो सपोज मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई ये एनर्जी है, ठीक है, ये मैंने एनर्जी लेवल्स बना रखे हैं। सपोज ये वाले लेवल पर पहुंचने पर फोटोकेमिकल रिएक्शन होना होगी, क्योंकि हर फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए होता है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। तो उतनी एनर्जी तो मॉलिक्यूल में होनी चाहिए, तो कई बार उसको दी जाती है, जैसे इस यहाँ पर था मॉलिक्यूल, सपोज इसको लाइट दी गई, इसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये यही पहुंच पाया बस,
सपोज, ठीक है। तो ये इसको चाहिए थी इतनी एनर्जी, लेकिन मिली इसको इतनी एनर्जी कि ये यहीं पहुंचा, तो ये ऊपर पहुंच ही नहीं पाया। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा? तो लाइट को तो एब्जॉर्ब किया इसने, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो इस वजह से भी इसकी क्वांटम यील्ड जो है कम हो गई। वन से तो कम ही आएगी। तो एब्जॉर्ब तो किया वन, सब वही मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स हैं, फिर से हम 10 का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज 10 मॉलिक्यूल है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो 5 तो पहुंच गए ऊपर यहाँ पर, लेकिन 5 नीचे ही रह गए। या सपोज यहाँ पर 3 रह गए, ऊपर 2 रह गए, ठीक है। तभी भी क्या होगा, सिर्फ 5 ने फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं, तो क्योंकि 10 मॉलिक्यूल थे तो उन्होंने 10 ही क्वांटम को एब्जॉर्ब किया होगा, क्योंकि वही हमारा आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कहता है। तो फिर से हमारी यील्ड जो है 0.5 रह जाएगी, ठीक है। तो ये भी रीजन है कि उसके पास स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी थी नहीं कि वो ऊपर पहुंच पाता, ठीक। All absorbing molecules may not be able to react because before they get the opportunity to react, they may get de-excited by some mechanism. तो जितने भी मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, जरूरी नहीं है कि सबके सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, हो सकता है उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली ना पाई हो और वो डी एक्साइटेड हो गए हो। जैसे कि किसी से उन्होंने टक्कर कर ली, दूसरे को अपनी सारी एनर्जी दे दी, खुद अपने ग्राउंड स्टेट में पहुंच गए, या फिर बाय फ्लोरिसेंस उन्होंने लाइट की फॉर्म में एनर्जी को निकाल दिया, या बाय सम इंटरनल अरेंजमेंट, कोई भी इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है। तो दिस लीड्स टू एन एक्सट्रीमली लो क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो इससे भी हमें लो क्वांटम यील्ड मिल जाएगी। जैसे ये एक ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल था, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये जो है एक्साइट हो गया, ठीक है, एक्टिवेशन हो गया, प्राइमरी प्रोसेस हो गया। अब उसने क्या करा, एक्साइटेड मॉलिक्यूल ने अपने अंदर से वो एनर्जी को निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी फ्लोरिसेंस जिसको हम बोलते हैं। तो अब क्या होगा, फिर से वो ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक रीजन हो गया लो क्वांटम यील्ड का। और क्या रीजन हो सकते हैं? द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस मे गेट रिवर्स्ड। प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में भी चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल डाइमराइजेशन ऑफ एंथ्रासीन। तो व्हेन एंथ्रासीन dissolved in benzene is exposed to ultraviolet light, it is converted to dianthracene। तो एंथ्रासीन का पॉलीमराइजेशन हो जाता है अगर हम उसको लाइट दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ एंथ्रासीन हमने ले रखा है और इससे हमें ये मिल रही है डाइएंथ्रासीन, ठीक है। तो ऑब्वियसली द क्वांटम यील्ड शुड बी 2। तो यहाँ पर क्वांटम यील्ड 2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है और 2 मॉलिक्यूल ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो ये 2/1, तो आंसर 2 होना चाहिए। तो 2 क्वांटम यील्ड नहीं आती है, बट इट इज एक्चुअली फाउंड टू बी 0.5, लेकिन यहां पर आती है सिर्फ 0.5। तो उसका क्या कारण है? द लो क्वांटम यील्ड इज एक्सप्लेन्ड एज द अबव रिएक्शन इज रिवर्सिबल, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन जो दी गई है वो रिवर्सिबल होती है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एच न्यू दिखा रखा है इसने, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आती है, यानी कि जो डाई एंथ्रासीन बनी वो रिवर्ट बैक करके हमें एंथ्रासीन ही दे देती है। ये थर्मल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जब वापस से हमें यही मिल जाएगी जो, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बन ही नहीं पा रहा है। तो जब प्रोडक्ट ही नहीं बन पा रहा है, वापस से हमें यही मिले जा रहा है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है। और ये एक्चुअल में बैक कब तक होती रहेगी? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बैक टू द रिएक्टेंट अकर्स टिल अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रीच। ये इक्विलिब्रियम की स्टेट तक पहुंचने तक ये होता रहता है। तो इस वजह से भी क्वांटम यील्ड जो है वो कम हो जाती है। और लास्ट इसमें जो दे रखा है रीजन, तो द डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट्स में रिकम्बाइन टू फॉर्म द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। जैसे कि जो जिसे हमने क्लोरीन रेडिकल के, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल के, एक्साइड क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन फ्रेगमेंट्स में दिखा दिया था तोड़ के, तो ऐसा हो सकता था कि वो क्लोरीन फ्री रेडिकल वापस से रिकम्बाइन कर ले और क्लोरीन मॉलिक्यूल दे दे। तो यही बता रखा है कि जो डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट्स हैं वो वापस से रिकम्बाइन भी कर सकते हैं। इन अ प्राइमरी प्रोसेस द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में डिसोसिएट टू गिव स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। जो मैंने बताया था कि प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में। जैसे कि सपोज ये हमने ग्राउंड स्टेट में एक मॉलिक्यूल था, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये डिसोसिएट हो गया कुछ फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। तो दीज फ्रेगमेंट्स कैन रिकम्बाइन टू गिव बैक द रिएक्टेंट। तो ये ए और बी ने जो फ्रेगमेंट्स थे ये वापस से रिकम्बाइन होकर वापस हमें ए बी दे देंगे। तो जब वापस से हमें वही रिएक्टेंट मिल जाएगा तो रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो दस द सेकेंडरी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फ्रेगमेंट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट विल नॉट अकर। तो वो जो सेकेंडरी रिएक्शन होने जा रही थी जिसमें कि फ्रेगमेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते, वो प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से भी हमारी क्वांटम यील्ड जो है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस थे
लो क्वांटम यील्ड और हाई क्वांटम यील्ड के। तो जनरली क्या होता है, क्वांटम यील्ड पर जो है वो आता है आपका शॉर्ट नोट आ जाएगा। तो अगर शॉर्ट नोट आ जाए लॉन्ग, आपको लिखना तो इतना ही है। तो क्वांटम यील्ड क्या होती है वो आपको बताना है, फिर रीजंस भी देने हैं बेटा। तो खाली क्वांटम यील्ड तो खाली एक ही स्लाइड बन पा रही है, तो वो बहुत जरा सा है, तो वो मार्क्स नहीं आ पाएंगे आपके अगर खाली क्वांटम यील्ड में इतना ही लिखाएंगे। तो रीजंस भी लिखिएगा, रीजंस। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों रीजंस दें हाई क्वांटम यील्ड में, आप कोई एक रीजन भी दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लिख दी, दूसरे रीजन को पूरा इतना लंबा ना लिखे, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। और रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड को भी आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो आप खुद से कर भी लोगे। वैसे भी जितना हम लोग लिखवाते हैं, कौन सा सारे बच्चे वो सब याद तो कर नहीं पाते, तो वो तो सारा अपने आप ही छोटा हो जा रहा है। तो ये मत समझिएगा कि बहुत बड़ा है ये, छोटा सा क्वेश्चन है और इजी सा भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।